हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडी सक्सेस पॉइंट। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन होता है। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं यानी नर्व सेल, इनके मेनली 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है डेंड्रॉइड, फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है डेंड्राइट, और सेकंड होता है साइटोन, इसी को सेल बॉडी भी कहते हैं, और थर्ड पार्ट होता है एक्सॉन। ये डेंड्राइट है और ये है सेल बॉडी, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म है। अब इसमें साइटोप्लाज्म में कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें नीसल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं, और साइटोन कंटिन्यू होता है एक्सॉन में, और एक्सॉन एंड होता है कहाँ पे, एंड टर्मिनल पे। तो ये जो न्यूरॉन है ये नर्व इम्पल्स को यानी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, ऑर्गन से ब्रेन तक और ब्रेन से ऑर्गन तक लाते हैं। तो अब जो ये न्यूरॉन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो किसी भी नर्व इम्पल्स को यानी इंफॉर्मेशन को ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाते हैं। अगर कोई स्टिमुलस मिला कहीं पे भी, जैसे स्किन पे अगर कोई स्टिमुलस मिला, तो यहाँ से ब्रेन तक मैसेज पहुँचाने का काम किसका है, सेंसरी न्यूरॉन का। और फिर वहाँ से ब्रेन से जो कमांड मिलेगा तो उस कमांड को ब्रेन से ऑर्गन तक लाने का काम किसका है, मोटर न्यूरॉन का। तो 2 तरह के न्यूरॉन हो गए, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। अब जो एक्शन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक वॉलेंट्री एक्शन और एक इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में हो, जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में हो, मीन्स अंडर द विल हो। और इनवॉलेंट्री एक्शन ऐसे एक्शन को कहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे कि लिखना हो गया, चलना हो गया, बोलना हो गया, वॉकिंग, राइटिंग, ये सब क्या है, वॉलेंट्री एक्शन है, ये हमारे कंट्रोल में है। और इनवॉलेंट्री एक्शन यानी जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में ना हो, जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया, हार्ट का बीट करना, ये सब इनवॉलेंट्री एक्शन है, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो नर्वस सिस्टम में ढेर सारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं यानी नर्व सेल, और ये करते क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। कोई भी मैसेज मिलेगा तो उसको वो ट्रांसमिट करेंगे। अब जो इंफॉर्मेशन होता है वो सबसे पहले डेंड्राइट पे रिसीव होता है, फिर वो आता है साइटोन में, और साइटोन से जाता है एक्सॉन में, फिर एंड टर्मिनल। अब यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल होते हैं, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल होता है वो भरा होता है। अब ये मैसेज न्यूरोट्रांसमीटर में जाएगा, फिर क्या होगा कि ये वेसिकल जो है ये बर्स्ट कर जाएंगे और यहाँ से मैसेज, यहाँ से इंफॉर्मेशन बाहर आ जाएगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, वहाँ से दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला पार्ट स्टार्ट होगा, फिर वो रिसीव कर लेगा मैसेज को, फिर उसके साइटोन में जाएगा, फिर एक्सॉन में, और ऐसे ही फिर नेक्स्ट तीसरे न्यूरॉन में चला जाएगा। तो फर्स्ट न्यूरॉन का प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और दूसरे न्यूरॉन का पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इनके बीच में एक गैप होता है जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। उसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं मैसेज को लेके, और फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन में चले जाते हैं। तो ऐसे ही जो नर्व इम्पल्स होता है वो ट्रेवल करता रहता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, फिर तीसरे। तो इसी फॉर्म में नर्व इम्पल्स आगे बढ़ता है और ऑर्गन से ब्रेन तक और फिर ब्रेन से ऑर्गन तक आता है। तो अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी 2 पार्ट में बांटते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब जो ब्रेन है उसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन या आगे का पार्ट, मिड ब्रेन यानी बीच का, और हाइंड ब्रेन यानी पीछे का। तो फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट हैं, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। अब जो सेरिब्रम है ये ब्रेन का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, और ये एक मेम्ब्रेन के द्वारा डिवाइडेड होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। उस मेम्ब्रेन को कॉर्पस कोलेजम कहते हैं, जो सेरिब्रम को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। अब सेरिब्रम के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, यहाँ पे हम मेनली देख लेते हैं कि इसका मेन काम होता है मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन, रीजनिंग, एनालिटिकल, राइटिंग हो गया, आर्ट अवेयरनेस हो गया, इन सबको ये कंट्रोल करता है। जो डिफरेंट लैंग्वेज हमें आते हैं उसको, या फिर बोलने को, स्पोकन लैंग्वेज हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, कॉम्प्लेक्स थॉट्स, ये सभी को कंट्रोल करता है सेरिब्रम। यानी हम देख रहे हैं मैक्सिमम चीज़ों को सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। तो इसमें मेन मेमोरी, इंटेलिजेंस और इमोशन है।
अब नेक्स्ट है थैलेमस। थैलेमस क्या है कि ये रिले सेंटर की तरह एक्ट करता है। ये जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं जैसे कि आई, ईयर, स्किन, इनसे इंफॉर्मेशन इसके पास आते हैं, फिर वो इसको ट्रांसमिट करता है। तो इस तरह से ये एक रिले सेंटर की तरह एक्ट करता है। अब नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक छोटा सा माइन्यूट आलमंड शेप जो बादाम होता है उसके शेप का पार्ट होता है और इसके दो फंक्शन होते हैं, एक एंडोक्राइन और एक नॉन एंडोक्राइन। मतलब एक ब्रेन का फंक्शन होगा, नॉन एंडोक्राइन ब्रेन वाला काम। ब्रेन वाले काम में ये क्या करेगा, हंगर, थ्रस्ट, टेम्परेचर, इन सबको रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस क्या होता है, बॉडी का नॉर्मल कंडीशन बने रहना। तो बॉडी की नॉर्मल कंडीशन को यही कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, इसी की वजह से हम नॉर्मल रहते हैं। और इसका मेन काम क्या है, हंगर, थ्रस्ट और टेम्परेचर को रेगुलेट करना। अब ये इसका नॉन एंडोक्राइन फंक्शन हो गया। अब एंडोक्राइन फंक्शन यानी हार्मोन से रिलेटेड भी इसका कुछ फंक्शन होता है। तो हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड की तरह काम करता है और ये कुछ हार्मोन रिलीज करता है और कुछ हार्मोन रिलीज करवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो ये एक हार्मोन निकालता है GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो एंटेरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और फिर वहां से FSH और LH रिलीज करवाता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये दोनों जाके गोनेट्स पे एक्ट करते हैं, यानी कि ओवरी पे एक्ट करते हैं, वहां से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन कराएंगे। तो जो गोनेडोट्रोफिन है ये एक रिलीजिंग हार्मोन भी सिक्रीट करता है जो जाके पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा और उससे ढेर सारे हार्मोन रिलीज करवाएगा। और कुछ हार्मोन ये खुद भी रिलीज करता है, जैसे कि डोपामिन हो गया, सोमैटोस्टेटिन हो गया। तो इसमें हमें याद रखना है मेन कि जो हाइपोथैलेमस है वो हंगर, थ्रस्ट और टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और होम्योस्टेसिस को ये मेंटेन करता है। अब जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता और ये हेड के और आई के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। हेड हो गया, नेक हो गया, आई हो गया, तो ये इनका जो मूवमेंट होता है इस चीज को ये कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। और थर्ड पार्ट है हाइंड ब्रेन, यानी पीछे वाला जो पार्ट होता है। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। अब जो सेरिबेलम है ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, यानी सेरिब्रम के पास, यानी सेरिब्रम के बाद सबसे बड़ा पार्ट सेरिबेलम ही होता है। और सेरिबेलम का मेन फंक्शन होता है पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करना। अब जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो क्या होता है कि अल्कोहल नर्वस सिस्टम में जब जाता है तो जो अल्कोहल है वो क्या करता है, वो नर्वस सिस्टम के सेरिबेलम वाले पार्ट को डिस्टर्ब कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है कि बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है और लोग गिरते हैं इधर उधर या लड़खड़ाते हैं, उनके पैर लड़खड़ाने लगते हैं क्योंकि बॉडी का बैलेंस ही बिगड़ गया ज़्यादा ड्रिंक करने से। कैसे, सेरिबेलम जो है वो पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करता है इस वजह से। अब सेकेंड पार्ट है हाइंड ब्रेन का पोन्स, और पोन्स जो है वो ब्रीदिंग को, स्लीपिंग को और बॉडी के अलर्टनेस लेवल को कंट्रोल करता है। जैसे हम सो के उठते हैं तो जब हम उठते हैं उस टाइम हमारा माइंड कॉन्शियस नहीं होता है कुछ सेकंड के लिए स्टार्टिंग में, तो हम जैसे ही सो के उठते हैं अब धीरे धीरे हमारा माइंड कॉन्शियस होने लगता है और हमें सब कुछ ध्यान आ जाता है कि हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। तो उस टाइम जो ये कॉन्शियसनेस आ रहा है सो के उठने के बाद, उसको पोन्स ही कंट्रोल करता है, यानी ये बॉडी को अलर्ट करता है। ये भी एक रिले सेंटर की तरह बिहेव करता है, डिफरेंट जगह सिग्नल भेजता है। और लास्ट पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा, ये इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कि वोमिटिंग हो गया और रिस्पायरेशन में ब्रीदिंग हो गया। इसके अंदर कुछ चीज़ों के सेंटर पाए जाते हैं, जैसे वोमिटिंग सेंटर और रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। तो इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वोमिटिंग सेंटर कहाँ पाया जाता है या रिस्पायरेटरी रिदम सिस्टम कहाँ पाया जाता है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर। और मेडुला ब्रेन का लास्ट पार्ट है और ये कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड में, यानी जहाँ पे मेडुला खत्म होगा वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाएगा। तो अब हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि कवर्ड होता है वर्टिब्रल कॉलम से, यानी ये अगर स्पाइनल कॉर्ड है तो इसके चारों तरफ से ऐसे वर्टिब्रल कॉलम गया रहता है जो इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, इसको कवर किए रहता है तो इसको प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। और इनका जो आउटर रीजन होता है वो वाइट मैटर का बना होता है
और जो सेंट्रल रीजन होता है वो ग्रे मैटर का बना होता है, जो कि बटरफ्लाई शेप का होता है। अभी स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन होता है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शन को ही रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे कि पीछे कोई कैंडल वगैरह जल रहा है, आग जल रहा है, और अगर मेरा हाथ उसके करीब गया और उस आग से टच होने से पहले ही बिना देखे अगर मैंने ऐसे हाथ खींच लिया, ये होता है हमारे साथ, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। या फिर हम चल रहे हैं और अचानक हमारे पैरों के नीचे कुछ आ जाता है और हम अपना पैर खींच लेते हैं, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और इन सब चीज़ों को ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है, इनको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन का एक प्रॉपर एक पाथवे बनता है, ये मैसेज यानी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करते हैं, उस पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो क्या होगा कि पहले मैसेज रिसीव होगा, फिर वो इस पाथवे से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, फिर वहां से जो उसका कमांड आएगा उसको फिर वो ऑर्गन फॉलो करेगा। तो ये होता है रिफ्लेक्स आर्क। अब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है वो नेटवर्क है ढेर सारे नर्व फाइबर्स का, और ये बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिवेट करता है, इमरजेंसी कंडीशन के लिए प्रिपेयर करता है। इस कंडीशन को बोलते हैं फाइट और फ्लाइट, मारो या फिर भाग जाओ। ये स्ट्रेस कंडीशन में या डेंजर कंडीशन में बॉडी को प्रिपेयर करता है उसको फेस करने के लिए। तो ये रेगुलेट करेगा हार्ट को, रेस्पिरेशन को, ब्रीदिंग रेट को, और ये बॉडी को प्रिपेयर करेगा वायलेंट एक्शन के लिए। जो हम वायलेंट एक्शन करते हैं ऐसे कंडीशन में, डेंजरस कंडीशन में, उसको कौन कंट्रोल करता है? सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। अब दूसरा है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। ये बॉडी को रेस्ट के कंडीशन में लाता है। जैसे अब हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है, बहुत गुस्सा आ गया, ब्रीदिंग रेट बढ़ा हुआ है, हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, तो अब हमें रेस्ट में भी तो आना है, नॉर्मल कंडीशन में भी तो आना है, हमें काम होना है। तो काम होने के लिए पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, जो हमारी बॉडी को रेस्ट के कंडीशन में लाता है। तो ये था ऑल अबाउट ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होते हैं, तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं ये डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, यानी डायरेक्शन पे डिपेंड करेंगे। जिधर से स्टिमुलस आएगा उधर के तरफ ही मूवमेंट होगा। अब स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो मूवमेंट कराए उसी को कहते हैं स्टिमुलस। तो प्लांट्स के अंदर कई टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट पाए जाते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट है वो है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मतलब होता है लाइट और ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट, यानी जब स्टिमुलस लाइट होगा तो क्या होगा? फोटोट्रॉपिज्म देखने को मिलेगा। और एग्जांपल है इसका सनफ्लावर। जो सनफ्लावर होता है सूर्यमुखी, उसमें क्या होता है कि जिधर से सनलाइट पड़ती है उधर ही ये मुड़ता जाता है, इधर से भी लाइट आएगी उधर के तरफ ही सनफ्लावर मूव कर जाता है, मुड़ जाता है। तो ये जो मूवमेंट शो करता है सनफ्लावर वो क्या है? फोटोट्रॉपिज्म, लाइट के डायरेक्शन में ग्रोथ शो करना। अब नेक्स्ट है कीमोट्रॉपिज्म। कीमो मीन्स केमिकल्स, यानी यहाँ पे स्टिमुलस होंगे केमिकल्स। अब कुछ केमिकल्स भी प्लांट में ग्रोथ कराते हैं, जैसे कि एग्जांपल है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड होता है तो लैंड होने के बाद से पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है स्टिग्मा पे, यानी पोलन ट्यूब निकलेगा स्टिग्मा से। स्टाइल में पोलन ट्यूब निकलता है और उसी के थ्रू मेल गैमेट आता है और वो जाएगा फाइनली ओव्यूल तक, जहाँ पे जाके वो फर्टिलाइजेशन करेगा। तो ये जो पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो रहा है फ्लावर में, उसको कौन कराते हैं? कुछ केमिकल्स होते हैं स्टिग्मा पे, वही ये जर्मिनेशन कराते हैं पोलन ट्यूब का। तो ये एग्जाम्पल हो गया कीमोट्रॉपिज्म का। अब नेक्स्ट है जियोट्रॉपिज्म। यहाँ पे स्टिमुलस क्या होगा? ग्रेविटी जो नीचे की तरफ खींचेगा किसी भी चीज को। तो ये दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और एक निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अब पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म की बात करें तो प्लांट में जो रूट होते हैं उनको क्या होता है? नीचे खींचती है ग्रेविटी, जिसकी वजह से रूट का ग्रोथ नीचे की तरफ होता है। तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया। अब दूसरा है सूट का ग्रोथ, और ये निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। कैसे? क्योंकि ग्रेविटी नीचे से लग रही है पर सूट का ग्रोथ तो ऊपर होता है, तो ये अपोजिट हो गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, सूट का ग्रोथ। अब नेक्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट है हाइड्रोट्रॉपिज्म, यानी यहाँ पे स्टिमुलस क्या होगा? वाटर होगा, वाटर के प्रेजेंस में ग्रोथ होगा। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि टोमेटो हो गया, रेडिस हो गया, इनको जिधर से वाटर मिलेगा उधर ही ये ग्रो करेंगे, वाटर के डायरेक्शन में ये ग्रो करते हैं।
और लास्ट है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो का मतलब होता है टच, यानी यहाँ पे स्टिमुलस होगा टच। जैसे कि जो टेंड्रिल्स होते हैं स्वीट पी का जो मटर होता है, उसके जो टेंड्रिल्स होते हैं वो टच करने पे वो मूव करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। और वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इन पे आके बैठता है, ये ऐसे ओपन रहते हैं, जैसे ही कोई इंसेक्ट आएगा ये तुरंत उसको अंदर कर लेंगे, कैच कर लेंगे, अंदर पकड़ लेंगे, एनगल्फ कर लेंगे। तो इंसेक्ट को ये अंदर इनगल्फ कर लेते हैं, इसी वजह से ये क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। तो ये था ट्रॉपिक मूवमेंट, जो कि डायरेक्शनल मूवमेंट होता है प्लांट के अंदर। अब एक होता है नेस्टिक मूवमेंट, और नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होता है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। वो भी दो तरह का होता है, फोटोनेस्टिक और थिग्मोनेस्टिक। अगर फोटोनेस्टिक की बात करें तो एग्जाम्पल है 12 o'clock प्लांट। एक प्लांट होता है जिसे रात रानी भी बोलते हैं। वो क्या होता है कि रात में 12 बजे वो खिलता है और सुबह होते होते वो गिर जाता है। तो जब लाइट नहीं है उस टाइम पे ये खिल रहा है, यानी लाइट पे डिपेंड है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है। तो रात में ये खिलेगा और सुबह तक गिर जाएगा। ऐसे ही कुछ फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि डेंडेलियन हो गया, ऐसे ही कुछ फ्लावर्स होते हैं जो ब्राइट लाइट मिलेगी सुबह में, उस टाइम पे वो खिल जाएंगे, और जब शाम को डीम लाइट हो जाती है तो उस टाइम पे वो मुरझा जाते हैं। तो ये लाइट पे डिपेंड करते हैं, ना कि उसके डायरेक्शन पे। कब लाइट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। अब दूसरा है थिग्मोनेस्टिक। थिग्मोनेस्टिक में क्या होगा कि इसमें स्टिमुलस टच होगा। तो जैसे एक प्लांट होता है मिमोसा प्यूडिका, टच मी नट प्लांट, उसको क्या होता है जैसे ही हम टच करते हैं, जैसे ही छूते हैं वो मुरझा जाता है। छूने से क्या हुआ, उसकी ग्रोथ रुक गई, वो मुरझा गया। तो ये हो गया थिग्मोनेस्टिक। तो नेस्टिक मूवमेंट दो तरह के हुए, फोटोनेस्टिक और थिग्मोनेस्टिक। और ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, ये कहीं भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते हैं। अगर टच मी नट प्लांट को हम कहीं से भी छू दें, किसी भी डायरेक्शन से छुए तो वो मुरझा जाएगा, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये थे मूवमेंट्स इन प्लांट, जिसमें हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो डायरेक्शनल मूवमेंट है, और दूसरा नेस्टिक मूवमेंट जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते हैं। इस चैप्टर में हम आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे फाइटो हार्मोन, यानी प्लांट के हार्मोन, ऐसे हार्मोन जो प्लांट में पाए जाते हैं। तो प्लांट में मेनली दो तरह के हार्मोन होते हैं, एक ग्रोथ प्रमोटर और दूसरा ग्रोथ इनहिबिटर। यानी कुछ हार्मोन ऐसे होंगे जो ग्रोथ कराएंगे, प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, यानी ग्रोथ को रोक देंगे। तो जो ग्रोथ प्रमोटर हैं वो तीन होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। और ग्रोथ इनहिबिटर दो होते हैं, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ये दोनों ग्रोथ को रोकेंगे और ये तीनों ग्रोथ को कराएंगे। फर्स्ट हार्मोन जो है ऑक्सिन, इसकी बात करें, इट प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन। सेल को एनलार्ज करने में और सेल को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। डिफरेंशिएट करना क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक हो जाना। रूट का भी ग्रोथ कराएगा और सूट का भी ग्रोथ कराएगा, यानी ओवरऑल ग्रोथ कराता है, चाहे स्टेम में हो चाहे लीफ में हो। तो किसी भी चीज में जो ग्रोथ की बात होती है उसमें मेन ऑक्सिन ही होता है और ये ग्रोथ कराता है। अब सेकेंड हार्मोन है जिब्रेलिन। ये भी, इसका भी जो फंक्शन है सेम ऑक्सिन वाला ही है, ये भी ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन कराएगा। लेकिन इसके साथ कंडीशन ये होती है कि ये तभी अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा जब ऑक्सिन इसके साथ रहेगा, यानी ऑक्सिन के प्रेजेंस में ये अपना काम करेगा। तो ये दोनों ही सेम काम कराते हैं, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। अब तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का मेन फंक्शन होता है ये सेल डिवीजन कराता है। अब सेल डिवीजन क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर ग्रोथ होना है, जब सेल डिवाइड करेगा तभी तो ग्रोथ होगा। अगर 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4, फिर 8, ऐसे ढेर सारे सेल बनते जाएंगे, यानी ग्रोथ हो रहा है। सेल डिवाइड करेंगे तभी ग्रोथ होगा। तो सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। तो साइटोकाइनिन प्लांट के अंदर सेल डिवीजन कराता है, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये डोरमेंसी को ब्रेक करता है। डोरमेंसी क्या होता है, डोरमेंसी इज द इनएक्टिव कंडीशन। प्लांट्स में कभी कभी सीड डोरमेंट हो जाते हैं, यानी इनएक्टिव हो जाते हैं, और इनएक्टिव हो जाएंगे तो वो जर्मिनेट नहीं करेंगे, तो जर्मिनेशन रुक जाएगा, सीड का जर्मिनेशन रुक जाएगा, तो न्यू प्लांट नहीं बनेगा। इसको कहते हैं कि सीड डोरमेंट स्टेज में चला गया है, सीड डोरमेंसी शो कर रहा है। तो उसी डोरमेंसी को, यानी इनएक्टिव कंडीशन को साइटोकाइनिन ब्रेक करता है, उसको तोड़ देता है। अब नेक्स्ट है ग्रोथ इनहिबिटर, यानी एब्सिसिक एसिड। ये ग्रोथ को रोकेगा। कैसे रोकेगा कि पहली बात तो ये सीड एंड बड डोरमेंसी को प्रमोट करेगा, ये डोरमेंसी को प्रमोट करेगा।
साइटोकाइनिन डोरमेंसी को इनहिबिट करता है, पर एब्सिसिक एसिड उसको प्रमोट करता है। और ये विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स कराएगा, यानी विल्टिंग मतलब पत्तियों का, लीव्स का मुरझा जाना, फॉलिंग मतलब गिर जाना, पत्तियों का गिरना। तो जब लीव्स बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाती हैं तो क्या हो जाती है कि अब वो टूट के गिर जाएंगे और फिर नए लीव्स बनेंगे। अब तो एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोक रहा है, इनहिबिट कर रहा है। और नेक्स्ट हार्मोन है इथाइलिन। इथाइलिन को राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं, यानी जो फ्रूट्स पकते हैं, मैच्योर होके पक जाते हैं, वो इथाइलिन की वजह से ही पकते हैं। ये फ्रूट के पकने को और प्रमोट करता है और बढ़ाता है। तो जितना जल्दी फ्रूट पकेंगे उतना ही क्या होगा, अब ग्रोथ रुकेगा। पक जाना मतलब मैच्योर हो जाना, अब कोई ग्रोथ नहीं होगी। तो ये फ्लावर एंड लीफ सेनेसेंस को भी प्रमोट करता है। सेनेसेंस मतलब क्या होता है कि बुढ़ापा आना। तो जो फ्लावर होते हैं, लीफ होते हैं, इनमें भी सेनेसेंस आता है और उसके बाद से फिर ये गिर जाएंगे, फिर नए फ्लावर आएंगे, नए लीव्स आएंगे। तो इसको भी स्टिमुलेट करता है इथाइलिन। तो ये थे प्लांट के हार्मोन्स, ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर। तो अब हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, यानी ह्यूमन के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, कौन से ग्लैंड होते हैं, वो कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले ब्रेन वाले पोर्शन में फर्स्ट ग्लैंड जो होता है वो है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के दो फंक्शन होते हैं, एक तो ब्रेन वाला फंक्शन होता है जैसे कि रेगुलेशन ऑफ हंगर एंड थ्रस्ट, पर यहाँ पे हम उसका ग्लैंड वाला फंक्शन देखेंगे कि अगर हाइपोथैलेमस एज ए ग्लैंड है तो वो क्या हार्मोन रिलीज करेगा। तो हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है फर्स्ट रिलीजिंग हार्मोन, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और उसको स्टिमुलेट करता है, उसको बहुत सारे हार्मोन रिलीज करने के लिए वो स्टिमुलेट करता है। तो रिलीजिंग हार्मोन जब पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होंगे। तो अब नेक्स्ट है डोपामिन। डोपामिन डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। और डोपामिन क्या करता है कि अगर किसी चीज को करने में हमें प्लेजर आ रहा है, कोई भी काम करने में हमें अच्छा लग रहा है, प्लेजर आ रहा है, तो उस काम को और ज्यादा करने की इच्छा हमारे मन में ये लाता है। और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के सभी एक्टिविटी को हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। तो नेक्स्ट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, और इससे ढेर सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, एक एंटेरियर पिट्यूटरी और दूसरा पोस्टेरियर पिट्यूटरी। तो एंटेरियर पिट्यूटरी से टोटल 6 हार्मोन निकलते हैं और पोस्टेरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ हार्मोन के बारे में देखेंगे, जैसे कि FSH एंड LH। FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों ही हार्मोन फीमेल के ओवरी पे एक्ट करते हैं और यहाँ पे ये oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। FSH जो है ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराता है, जो oocyte बनता है ना, प्राइमरी oocyte, उसके बाहर जो ग्रेनुलोसा लेयर बनती है उसमें प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और लास्ट में ग्राफियन फॉलिकल ये बनाता है, यानी फॉलिकल्स को डेवलप कराता है। इसीलिए इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को स्टिमुलेट करना, डेवलप कराना। दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या करता है फीमेल के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 28 डेज का साइकिल है उसमें 14th डे पे 14वें दिन ये क्या कराता है, ओवुलेशन कराता है। LH जो है ये ओवुलेशन कराने में हेल्प करता है, यानी सेकेंडरी oocyte को ओवरी से बाहर निकालने में ये हेल्प करता है, ओवुलेशन कराता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये कंट्रोल करते हैं। अब नेक्स्ट हार्मोन है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये किडनी पे एक्ट करता है, किडनी पे ये सीधे काम करता है और हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है। बॉडी के अंदर जो सॉल्ट और आयरन का कंसेंट्रेशन होता है, वाटर, सॉल्ट, आयरन का कंसेंट्रेशन, इस चीज को ये मेंटेन करता है। नेक्स्ट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, और ये पूरी बॉडी पे ही काम करेगा, हर जगह बॉडी के हर पार्ट पे काम करेगा, क्योंकि ये क्या कराता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बॉडी के हर पार्ट पे ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, तो ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलने वाला हार्मोन है। अब नेक्स्ट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये ऑक्सीटोसिन करता क्या है, बर्थ हार्मोन ये कैसे है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, किसका, यूट्रस और वेजाइना। जब फीटस कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तो फीटस से एक सिग्नल जाता है जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, और वो सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस को। वो सिग्नल ये होता है कि अब फीटस कंप्लीटली डेवलप हो गया है, अब उसे बाहर आना है, तो हाइपोथैलेमस फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ऑक्सीटोसिन रिलीज कराने के लिए। और ऑक्सीटोसिन जब आएगा तो जो यूट्रस की वॉल होती है
उसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, यानी पहले मायोमीट्रियम फिर एंडोमीट्रियम, और उसके बाद से जब फीटस वहां से अलग हो जाएगा, वेजाइना के पास आएगा, तो ये वेजाइना को भी कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, तो फाइनली बच्चा बाहर आ जाएगा, जिसको हम डिलीवरी ऑफ द बेबी कहते हैं। तो इसीलिए ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्रस और वेजाइना का, जिसकी वजह से बच्चा बाहर आ पाता है। अब नेक्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन, और प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट पे एक्ट करता है, यानी मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल के मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा। और जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, 9 मंथ का डेवलपमेंट, उस टाइम पे ये मेमोरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन कराता है, यानी क्या करा रहा है, मिल्क सिंथेसिस। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन में डिफरेंस है। प्रोलैक्टिन मिल्क की सिंथेसिस कराता है ब्रेस्ट के अंदर, पर मिल्क को आफ्टर डिलीवरी बाहर कौन निकालेगा, ऑक्सीटोसिन। इसीलिए ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि मिल्क को ये इजेक्ट कराता है, बाहर निकालने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, और इससे हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन सीधे लीवर पे एक्ट करता है, और ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक रेट होता है, कभी इंक्रीज कर जाता है, कभी डिक्रीज कर जाता है, उस एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है मेलाटोनिन। नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, और इससे निकलता है एड्रिनलिन, और इसके बहुत सारे फंक्शन है एड्रेनलिन के। एड्रेनलिन को हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, या फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। ये एकदम इमरजेंसी कंडीशन में निकलेगा और बॉडी का बीएमआर बढ़ा देगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये बीपी बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, हार्ट बीट बढ़ा देगा, बहुत घबराहट होगी। जैसे हम जब भी किसी इमरजेंसी कंडीशन में फंसते हैं, ऐसे सिचुएशन में जब हमें बहुत डर लग रहा हो, फियर एंड फाइट हार्मोन वहां पे ये कहता है या तो एकदम भाग जाओ या लड़ जाओ, इस टाइप का वहां सिचुएशन क्रिएट होता है। तो इसलिए एड्रेनलिन को हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है एड्रिनल ग्लैंड से ही कॉर्टिसोल, और इसके भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, और इसको एंटी स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। अब एड्रेनलिन जब निकलेगा ना, तो ये बॉडी के सभी एक्टिविटी को बढ़ा देगा, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देगा, बीपी बढ़ा देगा, हार्ट बीट बढ़ा देगा। तो उसको फिर नॉर्मल कौन लाएगा, कॉर्टिसोल। हमारी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम कॉर्टिसोल करता है, इसलिए इसको एंटी स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। स्ट्रेस से हमें ये दूर करता है, स्ट्रेस से हमें छुटकारा दिलाता है। नेक्स्ट ग्लैंड है पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज से निकलता है इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन बीटा सेल से निकलता है और ग्लूकागोन अल्फा सेल से। पैंक्रियाज के ये सेल्स हैं। अब इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों ही मिलके लीवर पे एक्ट करते हैं और ब्लड में एक शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। इंसुलिन क्या करेगा कि अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ गया तो फिर वो क्या करेगा, ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता रहेगा, और ग्लूकागोन ठीक उसका अपोजिट करता है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो गया तो वो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो ये दोनों ही मिलके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है ओवरीज। ओवरी और टेस्टिस जो होते हैं, ओवरी फीमेल में होता है, टेस्टिस मेल में, ये दोनों भी एक ग्लैंड की तरह बिहेव करते हैं। कैसे? ओवरी से निकलता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और ये दोनों ही फीमेल सेक्स हार्मोन है, दोनों ही यूट्रस पे एक्ट करते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल और एंडोमेट्रियम को ये मेंटेन रखते हैं। जो फीमेल के अंदर यूट्रस की जो वॉल होती है एंडोमेट्रियम, जिसके ब्रेक होने से मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उसको यही प्रोजेस्टेरोन ही मेंटेन रखता है, और प्रोजेस्टेरोन के वजह से ही एंडोमेट्रियम ब्रेक भी होता है। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल अचानक से गिर जाता है तो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है और वही ब्लड के फॉर्म में बाहर आता है, क्योंकि वो ब्लड वेसल से ही बना होता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही मेंस्ट्रुअल साइकिल और एंडोमेट्रियम को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है टेस्टिस, और इससे निकलता है टेस्टोस्टेरोन, और ये एक मेल सेक्स हार्मोन है, मेल की बॉडी पे काम करता है और मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ये लाता है और स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। मेल में जो स्पर्म बनता है यानी मेल गैमेट, वो टेस्टोस्टेरोन ही कराता है, और जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं वो सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। तो ये था केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और ह्यूमंस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।